Okay guys, so continuing with our Python master series, this is going to be part 2 of our lecture 3. In the last lecture we have covered till random module, and today we'll study while loops, for loops, and also different type of pattern problems and all. Alright, so we'll be using our lecture 3.py file, and I'll be entering here that this is going to be the part 2 of lecture 3 where we are covering loops. Okay, so beginning with loops, first we are going to study while loop. So let's begin while loop, and of course we'll be using our Python handbook for this. So we'll be starting from here, while loop. So बेसिक वाइल लूप, देखो वाइल लूप क्या होता है ना, सिंपल सी चीज़ है. वाइल लूप, एक कोई भी चीज़ लूप कब बनती है, लूप का मतलब ये होता है एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना. ठीक है, लूप का मतलब होता है एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना. अब वाइल लूप में क्या होता है कि हम लोग एक कंडीशन देते हैं कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक रिपीट करते रहो. तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि वाइल, ऐसे वाइल मैंने लिखा, फिर मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखूँगा, और फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ पर लूप के जो भी रहेगा हमारा इंस्ट्रक्शंस वो दे दूँगा. तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वो रहता रहेगा, मतलब हमारा लूप चलता रहेगा. अगर मैं लिख दूँ वाइल ट्रू और मैं ऐसे करके इसको रन कर दूँगा, तो ट्रू का मतलब तो क्या है, कंडीशन हमेशा ही ट्रू रहेगी ना. इसी तरीके से मतलब वाइल लूप में आपको कोई भी आप कंडीशन दे सकते हो और उसके अकॉर्डिंग वो चलता रहेगा. यहाँ पर एक बेसिक वाइल लूप का कोड दिया हुआ है, हम लोग इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर ले आके मैं इसे पेस्ट कर दूँगा. तो पिक 1, एंड वाइल काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू 5, प्रिंट काउंट एंड काउंट प्लस 1. देखो क्या हो रहा है कि हमने क्या किया, एक वेरिएबल काउंट लिया, उसको हमने 1 असाइन कर दिया. ठीक है, फिर हम लोगों ने एक वाइल लूप बनाया जिसमें हम लोगों ने कंडीशन दी कि काउंट जो वेरिएबल है जब तक वो 5 से कम है या 5 के इक्वल है, कम या इक्वल, ठीक है, मतलब 5 तक जाएगा, 1 2 3 4 5, तब तक क्या करना है, हमें काउंट को प्रिंट करते रहना है. और एक बार प्रिंट करने के बाद एक उसमें +1 ऐड कर देना है. तो क्या होगा, सबसे पहले 1 है तो 1 प्रिंट होगा, फिर ये +1 ऐड करके 2 हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट होगा, 3 हो जाएगा, 3 प्रिंट होगा, 4 हो जाएगा, 4 प्रिंट होगा, 5 हो जाएगा. अभी भी ये ट्रू है क्योंकि ये इक्वल टू 5 भी दिया है. तो यहाँ पे 5 प्रिंट होगा. उसके बाद जब ये 6 हो जाएगा, तो जब काउंट इज़ इक्वल टू यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो वो 6 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 5, तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा. अगर मैं इसे रन करूँगा यहाँ पर आके, तो हमको यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिखना चाहिए. यहाँ पे सिर्फ 5 आ रहा है क्योंकि हमने काउंट को 5 ही असाइन कर रखा है, तो उसके बाद कोई वैलिड वैल्यू ही नहीं हुई, तो इसलिए सिर्फ 5 ही प्रिंट हो गया. अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 सब आ गया. ठीक है, तो वो 1 से स्टार्ट होगा, प्रिंट करेगा, +1 करता जाएगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक वो लूप चलता रहेगा. इस तरीके से आप लोग कुछ भी लूप बना सकते हैं. अगर मैं एक सिंपल सा लूप बनाऊँ कि मुझे 10 तक जितने भी नंबर हैं सबका स्क्वायर प्रिंट करना है, तो मैं एक नंबर असाइन करूँगा n इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, फिर मैं लिखूँगा वाइल n इज़ लेस दैन इक्वल टू 10. ठीक है, ऐसे करके मैं लिखूँगा, और फिर मैं यहाँ पर लिख दूँगा प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा n स्क्वायर. ठीक है, n का स्क्वायर प्रिंट करना है और n प्लस इक्वल टू 1 करते रहना है. ठीक है, ये सिंपल सा लूप है. मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स का स्क्वायर आ गया. 1 का स्क्वायर 1, फिर 4 9. ठीक है, सो दिस वॉज आर सिंपल प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स. ठीक है, विथ वाइल लूप. सो आई होप आप लोग वाइल लूप समझ गए होंगे. वाइल लूप क्या होता है, बेसिकली हम लोग एक कंडीशन देते हैं वाइल लूप में, और जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है तब तक लूप चलता रहता है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट. देखो कंटिन्यू का क्या मतलब होता है कि अगर आप लोग कोई भी लूप, जैसे मैंने ये लूप बनाया, n इज़ इक्वल टू 1 है और इसने प्रिंट करना है इसका स्क्वायर. अब मैं इसमें एक कंडीशन डाल सकता हूँ कि इफ़ n इज़ इक्वल टू 5 कंटिन्यू, एल्स प्रिंट. देखो अब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर 1 4 9 16. ओके, सो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है, उससे क्या हुआ कि ये पूरी नीचे की आइटरेशन स्किप हो गई. ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर कंटिन्यू के बाद यहाँ पर मैं n प्लस इक्वल टू 1 भी कर दूँ, n प्लस इक्वल टू 1. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर. ठीक है, अब इसे रन करेंगे
एक सेकेंड, अब हम इसे रन करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1 4 9 16 36 49 64 80 100। यहाँ पर देख सकते हो सारे नंबर का स्क्वायर दिया है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, फिर 4 के बाद डायरेक्ट 6 का स्क्वायर दिया है, हमें 5 का स्क्वायर नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब n इज इक्वल टू 5 था तो हमने उसे कहा कि 5 का स्क्वायर नहीं निकालना है, तब सिंपली उस आइट्रेशन को उसने स्किप कर दिया। कंटिन्यू स्टेटमेंट से क्या होता है ना कि आप सिंपली उस आइट्रेशन को ही स्किप कर देते हो, ठीक है। तो दो तरीके की स्टेटमेंट्स होती हैं, एक होता है कंटिन्यू, एक होता है ब्रेक। कंटिन्यू से क्या हुआ कि n इज इक्वल टू 5 को स्किप करके वो 6 से दोबारा कंटिन्यू कर लिया, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कंटिन्यू की जगह ब्रेक लिखता और फिर मैं इसे रन करता तो वो सिर्फ 4 तक गया और जैसे ही 5 आया उसने वहीं पर लूप को ब्रेक कर दिया, समझे। तो देखो बेसिक सा कंसेप्ट है कि कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप द आइटरेशन और ब्रेक का मतलब होता है टर्मिनेट द लूप। तो बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग इनमें एक कंडीशन देते हैं और उस कंडीशन के बेसिस पर ये लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। कंडीशंस के बेसिस पर या तो वो कंटिन्यू करेगा या ब्रेक करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन दी थी कि जैसे ही n की वैल्यू 5 होगी वो ब्रेक कर देगा, तो वहीं पर उसने लूप को टर्मिनेट कर दिया। तो ये थे हमारे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, जहाँ पर हम लोगों को यहाँ पे एक कोड का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जब n इज इक्वल टू 0 है, n इज इक्वल टू 0 उसने एक वेरिएबल असाइन कर रखा है, while true n plus equal to 1, if n is equal to 3 then skip, and if n is equal to 6 then break, और बाकी प्रिंट करते रहना है, समझे। तो वो क्या करेगा, n में 1 ऐड करेगा, 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर जैसे ही 3 हुआ 3 को उसने स्किप कर दिया, फिर 4 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, जैसे ही 6 हुआ लूप ब्रेक हो गया। तो आंसर क्या आया, 1 2 4 5, ठीक है। सो दिस वॉज आर ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। फिर यहाँ पर एक द परफेक्ट गेस गेम, बेसिकली ये एक पाइथन प्रोग्राम हमने बनाया है। हमने जो रैंडम मॉड्यूल पिछले लेक्चर में सीखा था उसकी मदद से हमने एक पाइथन प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हम लोगों को क्या करना है कि इसने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, फिर ये 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू सीक्रेट नाम की इस वेरिएबल में स्टोर कर दे रहा है। रैंडम से क्या होता था कि हम लोग जो भी रेंज देंगे उस रेंज के अंदर कोई भी एक वैल्यू वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दे रहा है, ठीक है। अब उसने गेस का काउंट बनाया 0, सबसे पहले इनिशियलाइज़ किया, अटेम्प्ट्स का काउंट उसने 0 इनिशियलाइज़ किया, फिर उसने वाइल लूप चलाया कि जब तक जो हमारा यूज़र है उसका गेस हमारे सीक्रेट यानी कि ये जो रैंडम नंबर आया था उसके इक्वल ना हो जाए तब तक उससे गेस मांगते रहो कि एंड गेस द नंबर, गेस द नंबर, और अटेम्प्ट्स ऐड करते रहो। इफ़ गेस इज़ ग्रेटर दैन सीक्रेट, समझे, अगर वो जो उसने गेस किया है वो नंबर, चलो मैं से तुम लोग कॉपी करके ना रन करके दिखाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा इसमें। देखो हम लोग ये एक गेम खेलने वाले हैं, बेसिकली ये एक गेम है जो आप लोगों ने आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में या कहीं पे भी देखा होगा, रील्स वगैरह में आते रहते हैं, द परफेक्ट गेस गेम। देखो मैं थोड़ा सा इसमें इंडेंटेशन सही कर देता हूँ, ठीक है। वाइल गेस इज नॉट एक्स कंट्रोल सी सी सी, ठीक है। सो हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसे है कि हमने इंपोर्ट किया है रैंडम लाइब्रेरी को, फिर हमने एक सीक्रेट नाम का वेरिएबल लिया है जहाँ पे हमने 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू, कोई भी रैंडम वैल्यू, मुझे भी नहीं पता कौन सी, लेकिन उसके अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। रैंडम फंक्शन का काम ही यही होता है कि कोई भी एक रैंडम वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर देनी है, तो हम लोगों ने उसे स्टोर कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने गेस नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने 0 से इनिशलाइज़ किया, और हमने अटेम्प्ट्स नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने 0 से इनिशलाइज़ किया। फिर हमने एक कंडीशन लगाई वाइल लूप में कि जब तक जो यूज़र का गेस है वो हमारे सीक्रेट नंबर से मैच नहीं करता तब तक उससे मांगते रहो कि भाई दोबारा इनपुट डालो, दोबारा इनपुट डालो, ठीक है। और उसके वो अटेम्प्ट्स भी काउंट कर रहा है कि कितने अटेम्प्ट्स उसने लिए हैं उस चीज़ को गेस करने में, ठीक है। तो यहाँ पर अटेम्प्ट्स का काउंट ऐड होता रहेगा। अगर गेस जो है वो सीक्रेट से ज़्यादा बड़ा है तो बोलेगा लोअर नंबर प्लीज़, अगर गेस जो है वो सीक्रेट से छोटा है तो बोलेगा हायर नंबर प्लीज़, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग इसके अंदर ही डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं।
और यहाँ पर एक प्रिंट की कंडीशन लास्ट में दे रखी है, करेक्ट यू गेस्ड इट इन दिस मच अटेम्प्ट्स। ठीक, अब हम लोग इसे रन करेंगे। देखो इससे कोई भी एक रैंडम वेरिएबल सीक्रेट में एक रैंडम नंबर स्टोर कर दिया 1 से लेके 100 के बीच में। अब मैं नंबर गेस करूँगा, मैंने यहाँ पर डाला 40, तो इसने बोला हायर नंबर, मतलब 40 से कोई बड़ा नंबर उसने रैंडमली चूज़ किया। मैं 70 डालूंगा तो उसने बोला लोअर नंबर, मैं 60 डालूंगा फिर से लोअर नंबर, यानी कि हमारी रेंज 40 से लेके 60 के बीच में है। 50 डाल कर ट्राई करते हैं तो हायर नंबर, यानी 50 टू 60। मैंने 55 डाला तो लोअर नंबर। देख रहे हो, मतलब ये एक गेम की तरह है आपको, जिसमें एक परफेक्ट गेस बनाना है। आप जितने कम अटेम्प्ट्स में इसको कर पाओगे उतने में जीत जाओगे। तो इस तरीके से आप लोग गेम बना सकते हो एंड गेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको करेक्ट नंबर गेस कर लिया, मैंने 52 डाला, तो हमारा जो रैंडम नंबर उसने चूज़ किया था वो था 52। करेक्ट यू गेस्ड इट इन 6 अटेम्प्ट्स। तो हमने यहाँ पे 6 अटेम्प्ट्स में इसको गेस कर दिया। सो दिस वाज आवर द परफेक्ट गेस गेम, जो कि हमने रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके बनाया है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सब पता होगा कि रैंडम में रैंडेंट क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे पिछले लेक्चर में ये सब डिस्कस किया था कि रैंडेंट क्या होता है, डॉट चॉइस क्या होता है, डॉट रैंडम क्या होता है। ठीक है, अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो आप लोग पिछले लेक्चर में जाके इसको देख सकते हैं। बहुत ही सिंपली और बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग को वो चीज़ें तुरंत समझ आ जाएगी। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग इसे जाके देख लें। This was quite a fun game. Now let's move on to our for loop. A very 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 important topic. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा important topic है ये। अगर आपको अभी तक कुछ नहीं भी समझ आया है तो देखो इसको तो समझ ही लेना, और नहीं भी कैसे समझ आएगा भाई, सारी चीज़ें इतनी आसानी से समझाई हैं तो समझ आना चाहिए। आई होप ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फॉर लूप, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फॉर लूप कैसे बनाया जाता है। देखो हमने अभी तक वाइल लूप पढ़ा। अब फॉर लूप में क्या होता है ना, देखो वाइल लूप में एक कंडीशन दी थी कि वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू, हमको लूप करते रहना है। फॉर लूप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रेंज देते हैं, एक रेंज फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग एक रेंज देते हैं कि जब तक हम लोग इस रेंज के अंदर हैं तब तक लूप चलता रहेगा। फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, हम लोग लिखते हैं फॉर, फिर हम लोग एक वेरिएबल लिखते हैं आई, फिर हम लोग लिखते हैं इन रेंज, और हम लोग उसमें रेंज डिफाइन करते हैं 1 to 6, 1 to n, आपको जो भी डिफाइन करना है। ठीक है, मैं अभी n को 10 लेके चल रहा हूँ। फिर इसके साथ हम लोग इसके अंदर कुछ कंडीशन लिख देते हैं कि प्रिंट आई, ऐसे करके। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1 to 10 प्रिंट आई। अब मैं ऐसे अगर सिंपली रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे 1 से लेकर 10 तक, 10 तक नहीं सॉरी 9 तक सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। 9 तक क्यों प्रिंट हुई, क्योंकि जो रेंज फंक्शन होता है ना, उसका जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, मतलब वो 1 को इंक्लूड करता है बट जो लास्ट डिजिट है उसको इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, तो रेंज फंक्शन में आप लोग को ये चीज़ याद रखनी है। अगर आपको 10 तक प्रिंट करना है तो आप यहाँ 11 लिखोगे और फिर इसे रन करोगे तो वो 10 तक प्रिंट हो जाएगा। तो फॉर लूप में क्या होता है ना कि हम लोग एक ऐसे सिंटेक्स लिखते हैं कि फॉर आई एक वेरिएबल है जिसको हमने डिफाइन नहीं करा है और ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चाहते कि आप लोग फॉर लूप के अंदर आई वेरिएबल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1 to 11, 1 to 11 यानी कि 11 एक्सक्लूड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। तो जब तक आई इस रेंज में है आई प्रिंट करते रहना है, तो वो 1 से स्टार्ट करेगा और 10 तक जाएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी नंबर का मान लो आपको टेबल ही लिखना है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, यूज़र से इनपुट मांगोगे कि n इज़ इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैंने यूज़र से एक इनपुट मांगा n, फिर मैंने यहाँ पर किया कि प्रिंट द टेबल ऑफ द नंबर, नंबर की हम लोग इसे एफ स्ट्रिंग के अंदर लिख लेते हैं, द टेबल ऑफ n इज़, ऐसे करके हमने लिख लिया और मैं इसे एफ स्ट्रिंग के अंदर डाल दूँगा। ठीक है, हम लोग को n का टेबल प्रिंट करना है। टेबल क्या होता है, जैसे 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4। ठीक है, ये चीज़ प्रिंट करनी है। हमने ये चीज़ शायद लेक्चर 1 में भी करी थी, लेकिन तब हमने लूप्स की मदद से नहीं किया था। हमने मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स को यूज़ किया था, जिसकी मदद से हम लोगों ने उसके टेबल को प्रिंट किया था। वहाँ पर हम लोग एफ स्ट्रिंग्स को सीख रहे थे, लेकिन आज हम लोग उसी चीज़ को और भी ज़्यादा आसानी से करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग लूप्स का यूज़ करेंगे। और लूप हमारे कॉन्सेप्ट्स को कितना ज़्यादा ईजी बना देते हैं ये आप लोग को आज पता चलेगा। देखो हम लोगों ने n इनपुट ले लिया, फिर हम लोगों ने लिख दिया कि n का टेबल कुछ ऐसे है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लूप में हमें n का टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाना है, देखो मैं लिखूँगा प्रिंट, फिर मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा जैसे
अगर मान लो उसने 2 एंटर किया है तो मैं क्या चाहता हूँ क्या प्रिंट हो, पहले होगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 यानी कि n, n इंटू 1 यानी कि i इज इक्वल टू n इंटू आई। समझे? देखो अगर उसने यहाँ पे 2 एंटर किया तो सबसे पहले i कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, फिर i 2 हो जाएगा तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, फिर i 3 हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। समझे? ऐसे टेबल पूरा प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसे रन करूँ, एंटर अ नंबर, मैंने बोला 2, मैंने एंटर किया, तो द टेबल ऑफ 2 इज़ 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, ठीक है, पूरा 2 का टेबल प्रिंट हो गया 10 तक। ऐसे आप किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 प्रोग्राम्स आज बना लिए जहाँ पे हम लोग किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, प्रोग्राम 002 प्रिंटिंग द टेबल ऑफ अ नंबर यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये था हमारा प्रोग्राम 001 और ये हमारा प्रोजेक्ट 001 जिसमें हम लोगों ने एक परफेक्ट गेस गेम बनाया। ओके, सो आई होप अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। फॉर लूप और वाइल लूप काफ़ी आसान चीज़ें हैं, ठीक है। वाइल लूप में एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्या था। वाइल लूप में क्या था, हम लोग एक कंडीशन दिए थे, जब तक वो कंडीशन ट्रू थी वाइल लूप एग्जीक्यूट हुए जा रहा था। हमें वाइल लूप में एक बेस कंडीशन डिफाइन करनी थी कि जैसे ही ये कंडीशन आएगी हमें वाइल लूप को ब्रेक कर देना है। अगर नहीं ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, वाइल लूप इन्फिनिटली चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वाइल लूप डिफाइन किया था। फिर फॉर लूप था। फॉर लूप में हम लोगों ने एक रेंज दे रखी थी कि जब तक हम लोग इस रेंज के अंदर हैं तब तक वो लूप चलता रहेगा। फाइन। सो हमने वाइल लूप कवर कर लिया, हमने फॉर लूप कवर कर लिया, हमने द परफेक्ट गेम बना लिया। नाउ विल मूव ऑन टू, उससे पहले एक रेंज फंक्शन के बारे में हमें कुछ और जानना है, ठीक है। देखो रेंज फंक्शन में अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो हम लोगों ने क्या बनाया था यहाँ पर, देखो ये हम लोग का हमारा प्रोग्राम था, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था कि हमने फॉर आई इन रेंज 1 to 11 लिखा था ना। 1 to 11 जब लिखा था, मैं यहाँ पर एक और इनपुट दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा ना, 2 क्या होता है, कितने स्टेप्स हम लोग उसे स्किप करना चाहते हैं, समझ रहे हो। मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, मतलब हम लोग एक नंबर लेंगे उसके बाद हम लोग 2 स्टेप स्किप करेंगे उसको। अब मैं अगर इसे रन करूँगा और मैं इसे यहाँ पे 5 एंटर करूँगा तो यहाँ पे 5 इंटू 1 5 आया, फिर उसने स्किप किया, फिर सीधे 3 पे गया, फिर 4 को स्किप किया, 5 पे गया, 6 को स्किप किया, 7 पे गया। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर 2 लिखा है पर स्किप तो हम लोग एक ही नंबर कर रहे हैं। देखो ऐसे हो रहा है ना कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक थी हमारी आई की रेंज 1 से लेके 11 तक, यानी 1 से लेके 10 तक। 11 तो एक्सक्लूड रहता है, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 स्टेप्स लिखा है, मतलब सबसे पहले 1 पे गया, फिर 2 स्टेप्स वो आगे बढ़ेगा 2 3, फिर उसने 3 पे आया, फिर वो 2 स्टेप आगे बढ़ेगा 4 5, फिर वो 5 पे आया, फिर वो 2 स्टेप आगे बढ़ेगा 6 7 7 पे आया, फिर 2 स्टेप आगे बढ़ेगा 8 9। समझे? तो स्टेप्स का मतलब होता है कि वो उतनी जो नंबर्स होते हैं उनको स्किप करता है, इंक्लूडिंग द करेंट नंबर। 2 पे है तो वो 2 3 को स्किप करके 4 पे जाएगा। समझ रहे हो? सो दिस वॉज बेसिकली स्टेप्स, जहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट इंडेक्स दिया, एंड इंडेक्स दिया और स्टेप्स दिए, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 इनपुट्स जो कि हमारे रेंज फंक्शन में रहते हैं। फॉर आई इन रेंज 5, यहाँ पर देखो 3 चीज़ें दे रखी हैं। एक है जिसमें 2 इनपुट है, ये हमने देख लिया। एक है जिसमें 3 इनपुट है, ये भी हमने देख लिया। एक है जिसमें एक ही इनपुट है, समझ रहे हो। देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये मतलब बस आप लोग जान लो, जानने के लिए क्या होता है कि जब अगर आप कोई भी स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते हो, सिर्फ एक 5 लिख देते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा, क्योंकि 5 तो एक्सक्लूडेड रहता है। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि फॉर आई इन रेंज 0 to 5, और मैं ऐसे लिख रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 5, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ दीज बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 0 to 5 एंड फॉर आई इन रेंज 5, ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। आप लोग अगर स्टार्ट इंडेक्स नहीं लेते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है।
नाउ आइटरेटिंग अ स्ट्रिंग, हम लोग फॉर लूप की मदद से एक स्ट्रिंग के अंदर भी आइटरेट कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, हम लोग नंबर्स की रेंज में जा रहे थे कि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे थे, 5 को एक्सक्लूड करके 4 तक जा रहे थे। तो अगर हम लोग नंबर्स की रेंज में जा रहे हैं ना, फॉर लूप का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये हमारा फीचर है कि हम लोग नंबर्स के अलावा स्ट्रिंग्स में भी आइटरेट कर सकते हैं। अगर मैं लिखूँ फॉर आई इन, इतना देखो सेम ही है जितना नंबर में था। अब अगर मैं रेंज की जगह यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे दूँ, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग दे दूँ टेक्स्ट स्पिरिट, ठीक है, मैंने ये स्ट्रिंग दे दी। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा प्रिंट आई, और मैं इसे रन करूँगा, तो यहाँ पर उस स्ट्रिंग की एक एक कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए, समझे। मतलब जो ये आई था, ये पूरे स्ट्रिंग में हमने इसको आइटरेट किया। आइटरेट का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो। बार बार हम लोग आइटरेट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हर एक बार जब वो उसमें लूप करता है ना, उस चीज़ को एक आइटरेशन बोलते हैं, उस साइकिल को एक आइटरेशन बोलते हैं। सबसे पहले वो टी पे गया तो वो एक आइटरेशन है, फिर वो ई पे गया तो वो एक आइटरेशन है। तो फॉर लूप की मदद से हम लोग स्ट्रिंग में भी आइटरेट कर सकते हैं कि वो एक एक कैरेक्टर पे जाता है, टी पे जाएगा, फिर ई पे जाएगा, फिर सी पे जाएगा, फिर एच पे जाएगा, और हमने सिंपली उसे प्रिंट कर रखा है। अगर मैं इसको ऐसे नॉर्मली, आप इसके साथ कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको बस दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि हम लोग प्रिंट का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सिंपलेस्ट ऑपरेशन है जिसकी मदद से हम लोग उसे समझ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट दिस इज़ आइटरेटिंग फॉर लूप, आइटरेटिंग फॉर लूप इन स्ट्रिंग्स, ठीक है। इसके काफ़ी ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं। जब आप लोग किसी भी रियल लाइफ एप्लीकेशन पे वर्क करोगे या फिर आप कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे, तो आप लोग को ये चीज़ काम आएगी। ये चीज़ आपको बड़े लॉजिक्स बनाने में भी काम आएगी। जब आगे जाके हम लोग पाइथन में और चीज़ें सीखेंगे ना, जो डिक्शनरी, टपल्स, लिस्ट, ये सारी चीज़ें सीखेंगे, तो वहाँ पर आप लोग को आइट्रेशन विथ लूप्स स्ट्रिंग्स में, और रेंज फंक्शन, वाइल लूप, फॉर लूप, इफ़ एल्स लैडर, नेस्टेड लूप्स, ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक्स तैयार हो रहे हैं आप लोग के लिए। देखो, नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप का क्या मतलब होता है। नेस्ट करना किसी चीज़ को होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, मतलब मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप बनाया, और फॉर लूप के अंदर जो है उसके अंदर मैं एक और फॉर लूप बना दूँ, इसको बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। समझते हैं। देखो, मैं यहाँ लिखा फॉर आई इन रेंज, मैं लिखा 0 to 5, फिर ये फॉर लूप बन गया। अब इस फॉर लूप के अंदर हम लोग एक और फॉर लूप बना सकते हैं। मैं यहाँ लिखूँ फॉर जे इन रेंज, ठीक है। जस्ट हम अलग अलग वेरिएबल्स के नाम लिख रहे हैं, आप लोग आई जे में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। रैंडम वेरिएबल्स है, आप लोग यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, ABCDEFGH, यूजुअली आई जे लिया जाता है, बस इसलिए मैं आई जे ले रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने जे को ले लिया 0 to 3 की रेंज में, ठीक है, ऐसे हुआ। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा I × J। इसको थोड़ा मैं आपको दिखाने के लिए अच्छे से प्रिंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ I × J इक्वल्स I × J, ठीक है। इसमें स्पेस कर देना है, थोड़ा स्पेसिंग अच्छी रहेगी, फाइन। देखो, जो नेस्टेड लूप्स होते हैं ना, नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड, देखो क्या होता है ना, लूप्स को नेस्ट करने का मतलब होता है कि एक फॉर लूप के अंदर हमने दूसरा फॉर लूप लगा रखा है, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, ठीक है, ओके, फाइन। सो हमारा एक फॉर लूप है जिसमें हम लोगों ने रेंज दे रखी है 0 to 5, दूसरा फॉर लूप है जिसमें हमने रेंज दे रखी है 0 to 3। यानी कि ये कहाँ तक जा रहा है हमारा, ये हमारा जा रहा है 0 1 2 3 4 तक, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये हमारा जा रहा है 0 1 2 तक, क्योंकि लास्ट वाले एक्सक्लूड होते हैं, इसमें 5 एक्सक्लूड होगा, इसमें 3 एक्सक्लूड होगा। तो ये 0 1 2 3 4 तक जा रहा है, और ये 0 1 2 तक जा रहा है। तो नेस्टेड लूप्स में क्या होता है ना, सबसे पहले आई की वैल्यू आएगी 0, उसके बाद जब वो आई के अंदर जाएगा, तो फिर जे में जब वो आएगा ना, तो जे की वैल्यू क्या होगी 0, आई 0, जे की वैल्यू 0। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 0 ही रहेगी, लेकिन जे की वैल्यू होगी 1, फिर आई की वैल्यू 0 ही रहेगी, जे की वैल्यू होगी 2। जब जे की सारी रेंज वाली वैल्यूज़ यूज़ हो जाएंगी, उसके बाद हम लोग आई की अगली वैल्यू में जाएंगे, जहाँ पर आई की वैल्यू 1 होगी, फिर जे की वैल्यू 0, तो 1 0 1 1 1 2,
उसके बाद फिर 20 21 22, फिर 30 31 32, फिर 40 41 42। समझ रहे हो? जब तक जो जे वाला फॉर लूप है उसकी सारी आइट्रेशन ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो जो अपर लूप है यानी आई वाला फॉर लूप उसकी अगली आइट्रेशन पे मूव नहीं करेगा। समझ रहे हो? जो ये चाइल्ड आइट्रेशन है वो जब तक पूरी तरीके से अपनी सारी आइट्रेशंस फिनिश नहीं कर लेता तब तक वो पेरेंट वाली लूप में नहीं जाएगा। इसको समझने के लिए मैं इसे यहाँ पर एक बार रन करता हूँ। देखो क्या हुआ। सबसे पहले आई की वैल्यू थी ज़ीरो, ज़ीरो की वैल्यू भी थी ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो। फिर आई की वैल्यू ज़ीरो ही रह गई लेकिन हम लोग जे में कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो, फिर ज़ीरो इंटू टू ज़ीरो। जे की सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई। अब वो आई में वापस एक वैल्यू आगे बढ़ेगा, वन। फिर जे में स्टार्ट करेगा, वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, वन इंटू वन वन, वन इंटू टू टू। फिर जे की सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई। फिर वो आई की अगली वैल्यू में आएगा, फिर टू, टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो, टू इंटू वन टू, टू इंटू टू फोर। ठीक है, समझ रहे हो? तो नेस्टेड फॉर लूप्स का यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो हमारा इनर फॉर लूप होता है, जो हमारा इनर लूप होता है, इनर लूप कंप्लीट्स इट्स ऑल द आइटरेशंस बिफोर द आउटर, then the outer loop moves on its next iteration। ठीक है? तो जब तक हमारा इनर लूप अपनी सारी आइट्रेशंस कंप्लीट नहीं करता है तब तक हमारा आउटर लूप अपनी अगली आइट्रेशंस पर नहीं जाता है। दिस वॉज द बेसिक कंसेप्ट फॉर नेस्टेड लूप्स। इसके मदद से हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बना सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन टेबल्स अभी देख ही लिया जिसको हम लोगों ने काफ़ी ब्यूटीफुली एफ स्ट्रिंग्स और फॉर लूप से बनाया था। ठीक है, अब आप लोग का ये होमवर्क है जिसको आप लोग को ये कंप्लीट करना है कि आप लोग को नेस्टेड फॉर लूप की मदद से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डू इट योर सेल्फ, DIY 001 make a program to print the table of a number using nested for loops। ठीक है, इसका आंसर देखना हो तो ChatGPT कर लेना। ठीक है, आजकल तो सब आंसर ऑनलाइन ही मिल जाएंगे, मेरे से क्या मांग रहे हो। नाउ नेस्टेड वाइल लूप। नेस्टेड वाइल लूप का मतलब क्या हुआ? सेम ही चीज़, किसी की चीज़ को नेस्ट करने का मतलब होता है एक वाइल लूप, आउटर वाइल लूप, उसके अंदर एक इनर वाइल लूप होगा। ठीक है, सो द इनर कंट्रोल वेरिएबल मस्ट रीसेट हियर न्यू लाइन आफ्टर इनर लूप कंप्लीशन। ठीक है, जब तक इनर लूप एक बार कंप्लीट नहीं होगा तब तक आउटर लूप में वो आगे नहीं बढ़ेगा। सेम ही कंसेप्ट यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, and anything else today would be practical game snake water gun, and then today's video would be over। ठीक है, चलो एक बार करके दिखाता हूँ आप लोग को नेस्टेड वाइल लूप भी। फिर देखो, नेस्टेड वाइल लूप, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेस्टेड वाइल लूप और मैं यहाँ पे ये चीज़ को प्रिंट कर देता हूँ, जहाँ पर हम लोग इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हुआ। नेस्टेड वाइल लूप में क्या हुआ, हमने सबसे पहले आई नाम के एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया विथ वैल्यू 1। फिर हमने वाइल लूप के अंदर एक कंडीशन डाली कि जब तक आई 3 से छोटा या 3 के इक्वल है तब तक लूप चलता रहेगा। फिर हमने उसके अंदर एक जे नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज किया विथ वैल्यू 1, और हमने इस वाइल लूप के अंदर एक दूसरा इनर वाइल लूप बनाया जिसमें से वही सेम कंडीशन कि जब तक जे की वैल्यू 3 के इक्वल या 3 से छोटी रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा। और हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, आई इंटू जे। और ये क्या है इसका मतलब समझो। देखो, ये चीज़ हम लोगों ने नहीं देखी अभी तक कि अगर हम लोग ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, हम लोग उसके अंदर कोई चीज़ प्रिंट करते हैं ना, और ऐसे कॉमा दे के आप लोग वहाँ पर ये चीज़ लिखते हो कि एंड इज़ इक्वल टू दिस। देखो, अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूँ उससे पहले देखो मैं ये समझा देता हूँ तुम्हें। नेस्टेड वाइल लूप से पहले ये चीज़ समझो। ठीक है, देखो अगर मैं कोई चीज़ प्रिंट करना हो नॉर्मली तो क्या होगा, मैंने इसे नॉर्मली प्रिंट किया, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कुछ और लिखूँगा प्रिंट, मैं यहाँ लिखूँगा कुछ भी लिख दिया मैंने,
और मैं इसे रन करूँगा तो ये दोनों के दोनों बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहे हैं, अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। क्योंकि जो हमारा प्रिंट वाला फंक्शन होता है वो क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही जो प्रिंट करता है उसके बाद वो जो कर्सर रहता है उसको नेक्स्ट लाइन पे भेज देता है। अगर आप लोग चाहते हो ये चीज़ ना हो तो आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हो एंड वैल्यू डिफ़ाइन करके। अगर मैं एंड वैल्यू में कुछ ना लिखूँ, यहाँ पे देखो मैंने बस डिफ़ाइन किया, मैंने इसके अंदर कुछ भी वैल्यू स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, मैंने सब हटा दिया। अब मैं रन करूँगा तो वो दोनों चीज़ें सेम लाइन में प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो वो उसे नेक्स्ट लाइन में भेज दे रहा था। बाय डिफ़ॉल्ट पता है यहाँ पर क्या वैल्यू थी? बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये वैल्यू थी। अगर अब मैं इसे रन करूँ ना तो देखो वही सेम चीज़ प्रिंट हुई ना। क्योंकि ये जो बैक स्लैश एन है इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, बैक स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं पता है तो याद रख लो कि बैक स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन इन कोडिंग लैंग्वेज। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा प्रिंट फंक्शन होता है उसकी जो एंड वैल्यू होती है वो होती है नेक्स्ट लाइन की। जैसे ये चीज़ प्रिंट हो हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे भेज दिया जाए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस वैल्यू को हटा दे रहे हैं और जब हम लोग इसे प्रिंट कर रहे हैं तो मतलब हम लोगों ने एंड वैल्यू डिफाइन ही नहीं करी है। तो जब ये चीज़ प्रिंट हुई यहाँ पर यहाँ तक तो जो कर्सर था वो वहीं पर रह गया और अगली चीज़ भी वहीं से प्रिंट हो गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी डिफाइन करूँ, मैं यहाँ पर एक स्पेस दे दूँगा और मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर एक स्पेस आ जाएगा। मैं यहाँ पर अगर इसे थोड़े ज़्यादा स्पेस दूंगा तो थोड़े ज़्यादा स्पेस आ जाएंगे, ठीक है। ये था हमारा बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था एंड वैल्यू डिफाइन करने के लिए, अगर आप लोग को अपने प्रिंट स्टेटमेंट को कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। नेस्टेड वाइल लूप समझ लेते हैं। देखो नेस्टेड वाइल लूप में हम लोग क्या देखा था कि वाइल लूप था, उसके अंदर हमने फिर जे वेरिएबल को डिफाइन करके एक इनर वाइल लूप बनाया। फिर हमने आई इंटू जे को प्रिंट कर रहे हैं और ये एंड लूप में हम लोग एंड में क्या वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, एक स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट लाइन नहीं है, सिर्फ एक स्पेस है और जे प्लस इक्वल टू 1 कर रहे हैं। और अब मैं इसे रन करूँगा तो देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 थी और जे की वैल्यू 1 थी। 1 इंटू 1 1 प्रिंट हुआ। फिर ये अंदर वाला वाइल लूप चलता रहेगा, ठीक है। जे में एक वैल्यू ऐड हुई, 1 इंटू 2 2 प्रिंट हुआ। फिर 1 इंटू 3 3 प्रिंट हुआ। जैसे ही वो 3 प्रिंट हुआ तो उसके बाद यहाँ पर +1 हो गया, वो 4 हो गया। अब जब वो 4 हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी ये वाला जो इनर वाइल लूप था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो अब वो वापस आउटर वाइल लूप में आ जाएगा, जहाँ पर हम लोगों ने ये एक प्रिंट स्टेटमेंट, एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि प्रिंट जो था वो हमने अभी अभी देखा बाय डिफ़ॉल्ट हमें नेक्स्ट लाइन में भेज देता था। अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं भी प्रिंट कर रहा हूँ तो भी वो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट लाइन में भेज देगा। इसलिए हम लोगों ने ये लिखा है ताकि हम लोग नेक्स्ट लाइन में चले जाएं। अगर मैं इसे हटा दूँ ना और मैं इसे रन करूँगा तो ये कुछ ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो इसको बस नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए वो चीज़ थी यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल-Z करके रन करूँगा, कंट्रोल-Z करके मैंने रन किया तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने आई प्लस इक्वल टू 1, यानी आई 1 था, आई 2 हो गया। फिर 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3। फिर आई जैसे ही 4 हुआ, ये आउटर वाइल लूप का कंडीशन था जो था वो भी फॉल्स हो गया। तो हमारा जो टोटल दोनों वाइल लूप थे वो दोनों एग्जीक्यूट हो गए और हमारा आउटपुट ये आया, ठीक है। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट नेस्टेड वाइल लूप्स। नेक्स्ट कम्स इनकैप्सुलेशन एंड जनरलाइजेशन। देखो अभी हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। अभी तो आप लोग को ये भी नहीं पता कि डेफ कीवर्ड क्या होता है। लेकिन यहाँ पर ये इनकैप्सुलेशन और जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ होता है। लेकिन अभी अगर मैं आप लोग को ये चीज़ समझाऊंगा तो आप लोग को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जो ये इनकैप्सुलेशन और जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग बाद में देखेंगे अपनी अगली वीडियोज़ में, ठीक है, जब हम लोग फंक्शंस डिस्कस करेंगे तब, ठीक है। नाउ लूप्स विथ एल्स क्लॉज। Python allows an optional else block after loops. It executes only when the loop finishes normally and not when terminated by a break. हमने यहाँ पर if else में सीखा था कि जब हम लोग जो if else वाली लैडर बनाते थे हम लोग उसमें क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे if, मैंने if लिखा, फिर हम लोग अगली कंडीशन जो लिखनी होती थी उसमें लिखते थे एलिफ, एलिफ लिखते थे। फिर ये जो इफ़ एलिफ वाली कंडीशन थी, जब ये सारी कंडीशन ख़त्म हो जाती थी तो हम लोग लास्ट में एक एल्स ब्लॉक लिखते थे कि जब सारा चीज़ें फेल हो जाएं तो क्या करना है, तो ये काम करना है, ठीक है। ये करते थे हम लोग इफ़ एल्स में। इसी तरीके से हम लोग फॉर लूप के अंदर भी एक एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है। एल्स को हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखो
फॉर लूप विथ एल्स एंड फॉर लूप विथ ब्रेक। देखो, फॉर लूप विथ एल्स एंड फॉर लूप विथ ब्रेक। यहाँ पर देखो कोड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है फॉर आई इन रेंज 3। इसका क्या मतलब है, 0 से लेके 0 1 2। ठीक है, यहाँ पर क्या इसका मतलब होगा 0 1 2, क्योंकि 3 एक्सक्लूडेड होता है। सो फॉर आई इन रेंज 0 1 2 प्रिंट आई, वो आई को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, एल्स प्रिंट फिनिश्ड सक्सेसफुली। ये जो एल्स ब्लॉक है ना, जब पूरा हमारा फॉर लूप रन हो जाता है, फॉर लूप पूरा ख़त्म हो गया, उसके बाद लास्ट में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे नॉर्मली यूज़ करोगे। फाइन, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर है फॉर आई इन रेंज 5, सेम चीज़ है, 0 1 2 3 4। इफ़ आई इज इक्वल टू 3 ब्रेक। जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई, हमने कंडीशन क्या दे रखी है, ब्रेक। जब हम लोग ने ब्रेक कंडीशन दे रखी है, तो ये जो पूरी चीज़ है ना, ये सब पूरी चीज़ ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक का मतलब क्या होता है, लूप टर्मिनेट होता है ना। लेकिन जब हम लोग फॉर लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं एल्स के साथ, तो जो हमारा एल्स स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। चलो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर VS कोड में आते हैं हम लोग इसे, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर लूप विथ एल्स ब्लॉक। यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिखी, और यहाँ पर मैं इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, फाइन। देखो, ये एल्स एक्चुअली यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब सही है। तो हम लोगों ने फॉर लूप में एक रेंज दे रखी है, फिर हम लोगों ने जैसे ही बोला कि आई की वैल्यू 3 है, वैसे ही ब्रेक कर लेना है। जब तक 3 नहीं है तब तक हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। अब अगर मैं इसे रन करूँगा, तो 0 1 2 प्रिंट हुआ, और उसके बाद ब्रेक हो गया। एल्स ब्लॉक भी हमारा जो था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर मैं ये ब्रेक वाली कंडीशन हटा दूँ पूरी तरीके से, मैं इसे कॉमेंट आउट कर दूँ और मैं रन करूँ, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4, उसके बाद फिनिश्ड। ठीक है, मतलब ये पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारा एल्स ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा। फाइन, दैट वाज ऑल विथ आवर फॉर लूप एंड else ब्लॉक। सो टुडेज लास्ट प्रोग्राम जो कि होने वाला है स्नेक वाटर गन गेम। देखो, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रैंडम मॉड्यूल के बारे में, इस लेक्चर में हमने पढ़ा फॉर लूप के बारे में, और हमने क्या पढ़ा था, इफ एल्स ब्लॉक। तो हमने जो ये प्रैक्टिकल गेम बना रखा है स्नेक वाटर गन का, इसमें हमने क्या कर रखा है, देखो, हमने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रखा है। हमने एक चॉइसेस नाम का ये बनाया डिक्शनरी। डिक्शनरी आपने पढ़ी नहीं है, बट अभी के लिए समझ लो कि हमने चॉइसेस नाम का एक वो बनाया, एक ऐसे एक बैग लिया जिसमें हमने अलग अलग चॉइसेस डाल दी कि स्नेक वाटर गन। फिर हमने कंप्यूटर की चॉइस को क्या किया, रैंडमाइज़ कर दिया। हमने रैंडम वेरिएबल की मदद से, रैंडम डॉट चॉइस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों में से जो भी आएगा वो उसने इन तीनों में से कोई एक चूज़ कर लिया। फिर आपको अपनी चॉइस एंटर करनी है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने सिंपली स्नेक वाटर गन का जो लॉजिक होता है उसे लिख रखा है कि विन लूज़ कंडीशन कब होगी, और अगर दोनों का जो वो सेम है आ गया ऑप्शन, तो वो ड्रॉ हो जाएगा। इफ़ यूज़र चॉइस इज़ नॉट इन चॉइसेस, तो इनवैलिड चॉइस, एल्स कंप्यूटर चोज दिस, यू चोज दिस। ठीक है, चलो इसको मैं एक बार आप लोग को यहाँ कोड में करके से देखते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा स्नेक वाटर वाटर गन गेम। ठीक है, इन पाइथन भी लिख देते हैं, इन पाइथन स्नेक वाटर गन गेम इन पाइथन। ठीक है, अब मैंने ये पूरा कोड यहाँ पर जो है ये स्नेक वाटर गन गेम का कोड है, जो कि हमने अपनी पाइथन की हैंडबुक में मेंशन कर रखा है। ठीक है, ये पूरा हमारा गेम का लॉजिक है। देखो, इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। else this, if this or this, then print this, else this। ठीक है,
सबसे पहले हमने रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। चलो ये चीज़ हटा देते हैं, इसका अभी आप लोगों ने डिक्शनरी नहीं पढ़ी है ना, तो बिना डिक्शनरी के इसको करते हैं। ये चॉइसेस वाली डिक्शनरी मैंने हटा दी, ठीक है। जब मैंने चॉइस वाली डिक्शनरी हटा दी, मैंने क्या किया, सिंपल कंप्यूटर की चॉइस को रैंडमाइज कर दिया कि उसने स्नेक, वाटर और गन में से कोई, तीनों में से कोई एक उसने चूज़ किया। फिर तुमने भी तीनों में से कोई एक चूज़ किया, स्नेक, वाटर, गन, ठीक है। इफ़ यूज़र्स चॉइस इज़ नॉट इन चॉइसेस, देखो चॉइसेस हमने डिफ़ाइन कर रखा था, तो उससे हमें पता चल रहा था कि यूज़र की चॉइस जो है ये है। अब हमने चॉइसेस डिफ़ाइन नहीं कर रखा है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं इफ़ यूज़र चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू, देखो हमने ये पढ़ रखा है, जितना हमने पढ़ रखा है बस उसके बेसिस पे करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगा इसमें, ठीक है। इज़ नॉट इक्वल टू स्नेक, और ये सेम चीज़ मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। या तो यूज़र की चॉइस स्नेक होनी चाहिए, या वाटर होनी चाहिए, या फिर गन होनी चाहिए। इन तीनों के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। सो इफ़ यूज़र्स चॉइस इज़ नॉट दीज थ्री देन इनवैलिड चॉइस, एल्स कंप्यूटर की चॉइस हम लोग प्रिंट कर देंगे। कंप्यूटर की चॉइस क्या होने वाली है, कंप्यूटर की चॉइस होने वाली है कॉम्प चॉइस, ठीक है। जहाँ पर हम लोगों ने इसे चूज़ कर रखा था, और यूज़र की चॉइस होने वाली है यूज़र चॉइस, ठीक है, फाइन। उसके बाद इफ़ कंप्यूटर्स चॉइस इज़ इक्वल टू यूज़र चॉइस, रुको इसको भी हम लोग बना देते हैं स्नेक, वाटर, गन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्नेक, वाटर, गन। इसको मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ सके ये चीज़, ठीक है। देखो हमने क्या कर रखा है, हमने रैंडम चॉइस ली कंप्यूटर की, स्नेक, वाटर या गन में से कोई एक। फिर हमने यूज़र से बोला कि इन तीनों में से कोई एक एंटर करो, ईदर स्नेक, वाटर और गन। इफ़ यूज़र्स चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू स्नेक और वाटर देन इट इज़ एन इनवैलिड चॉइस। एल्स अगर वो एक वैलिड चॉइस है तो हम लोग प्रिंट करेंगे कंप्यूटर ने ये चूज़ किया, यूज़र ने ये चूज़ किया। अगर दोनों की चॉइस इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ अ ड्रॉ। एल्स इफ़ यूज़र्स चॉइस इज इक्वल टू स्नेक एंड कंप्यूटर्स चॉइस इज इक्वल टू वाटर, और यूज़र्स चॉइस इज इक्वल टू वाटर एंड कंप्यूटर्स चॉइस इज इक्वल टू गन, और यूज़र्स चॉइस इक्वल टू गन और कंप्यूटर्स चॉइस इज इक्वल टू स्नेक, यू विन यू लूज़। हमने यहाँ पे विनिंग लूजिंग की कंडीशन डाल दी। स्नेक, वाटर, गन में क्या होता है, देखो स्नेक होता है, वाटर होता है, गन होता है। हम लोग वाटर जो होता है वो गन को ख़राब कर सकती है। तो अगर यूज़र की चॉइस वाटर है, कंप्यूटर की चॉइस गन है, तो यूज़र जीत जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो गन को ख़राब कर देता है। अगर यूज़र की चॉइस गन है और कंप्यूटर की चॉइस स्नेक है, तो भी यूज़र जीत जाएगा। अगर यूज़र की चॉइस स्नेक है और कंप्यूटर की चॉइस वाटर है, तो भी यूज़र जीत जाएगा, क्योंकि स्नेक जो होता है वो वाटर को पी जाता है। तो ये हमारी तीनों विनिंग कंडीशन थी जिनसे हमारा यूज़र जीत सकता है। इसके अलावा अगर कंप्यूटर ने कुछ भी चूज़ किया है तो यूज़र हारेगा, या तो फिर वो एक ड्रॉ होगा। ओके, तो हम लोग इसे रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपली इसे रन किया और मैंने यहाँ पर लिखा, इसने बोला एंटर योर चॉइस, मैंने लिखा स्नेक। इनवैलिड चॉइस ऐसा क्यों आ रहा है, मैं यहाँ पर कुछ एरर कर रखा है। इफ़ यूज़र चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू स्नेक और वॉट, ओके देखो यहाँ पर एरर ये हुआ है कि हमने लिखा इफ़ यूज़र चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू स्नेक और वाटर। यूज़र ने तो स्नेक ही चूज़ किया है, बट हमने और कंडीशन लगा रखी है कि अगर वो स्नेक के अलावा अगर वो वाटर भी नहीं है तो भी इनवैलिड चॉइस, गन भी नहीं है तो भी इनवैलिड चॉइस, तो ये गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पर और की जगह पर एंड यूज़ करना है, और यहाँ पर भी एंड यूज़ करना है। फाइन, अब यहाँ पर हम लोग इसे रन करते हैं। मैंने चुना स्नेक, कंप्यूटर ने भी चुना स्नेक, सो इट इज़ अ ड्रॉ। फिर से रन करते हैं, मैंने चुना वाटर, कंप्यूटर ने भी चुना वाटर, सो इट इज़ अ ड्रॉ। मैंने चुना स्नेक, कंप्यूटर ने चुना गन एंड आई लॉस्ट। वेट, जीतेंगे दोस्तों, जीतेंगे, इसको जीत के रहेंगे। मैंने यहाँ लिखा गन। ये तो गेम रिग्ड लग रहा है भाई मुझे, कंप्यूटर ही जीते जा रहा है। देखो जीत गया फाइनली, ठीक है। मैंने चुना स्नेक, कंप्यूटर ने चुना वाटर, तो मैं जीत गया क्योंकि स्नेक तो वाटर पी जाता है, ठीक है।
So this was our simple snake water gun game in Python. This was our project 002, ठीक है, स्नेक वाटर गन गेम इन पाइथन, जो कि हम लोगों ने बना दिया। सो इसी तरीके से आप लोग जो रैंडम, अभी तक तो आप लोग इधर समझ चुके होंगे कि जो रैंडम लाइब्रेरी है ना, काफ़ी फन लाइब्रेरी है। मतलब आप लोग इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो। इससे गेम्स में आप डाइस बना सकते हो, स्नेक वाटर गन गेम बना सकते हो, रॉक पेपर सीजर्स बना सकते हो, ठीक है। रॉक पेपर सीजर्स का तो बेसिकली सेम ही लॉजिक होगा, बस यहाँ पर स्नेक वाटर गन की जगह रॉक पेपर सीजर्स लिख देना है हर जगह, ठीक है। सो ये हमने सिंपली स्नेक वाटर गन गेम बना लिया पाइथन में। हम लोगों ने डिक्शनरीज़ का यूज़ नहीं किया क्योंकि अभी हम लोगों ने इसे पढ़ा नहीं था। अगर हम लोग इसे यूज़ करते तो हमें ये इतनी बड़ी कंडीशन नहीं लिखनी पड़ती और हमारी कंडीशन छोटी सी होती, बट कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोगों ने ये स्नेक वाटर गन गेम आज बनाना सीख लिया। इसी तरीके से आप लोग और भी फ़न गेम्स बनाना रैंडम लाइब्रेरी का यूज़ करके, और इफ़ एल्स, फॉर लूप, वाइल लूप, अभी तक जितने कंडीशन, जितने भी लूप्स, जितने भी लॉजिक्स हमने पाइथन में पढ़े हैं, वो सब कुछ यूज़ करके आप बना सकते हो। गेम्स बना सकते हो, कुछ बेसिक गेम्स बना सकते हो, प्रोग्राम्स बना सकते हो, कैलकुलेटर बना सकते हो, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विथ आवर पैटर्न प्रॉब्लम्स इन पाइथन। वेलकम बैक टू आवर पाइथन मास्टरी सीरीज़ फॉर दिस वीडियो ऑफ पैटर्न प्रॉब्लम्स, ठीक है। जहाँ पर ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में मिलेंगे, एग्ज़ाम्स में मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ पाइथन में ही नहीं, सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में आप लोग को पैटर्न प्रॉब्लम्स जैसे अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस लाए हैं जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 15 प्रॉब्लम्स यहाँ पर अलग अलग दी हैं। अगर आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लेते हो तो भाई आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। इतना मान लो मेरी बात, ठीक है। तो इतना हमें आज करना है, पैटर्न प्रॉब्लम्स इन पाइथन। सो व्हाट आर पैटर्न प्रॉब्लम्स? देखो, पैटर्न प्रॉब्लम्स में क्या होता है ना, हमने अभी जितने भी पाइथन में लूप्स पढ़े हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, जो भी हमने लूप पढ़े हैं, जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, उनका हमें यूज़ करना है और हमें एक ऐसा पैटर्न प्रिंट करना है। हमें क्वेश्चन में एक पैटर्न दिया होगा कि हमें स्क्वायर बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, या ये करना है, वो करना है, हमें वही सेम पैटर्न प्रिंट करना होता है। इससे हमारी एनालिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। Now, pattern problems are the programming questions where we use loops to print specific shape, design or arrangement of characters. समझ रहे हो? Shapes, design or arrangement of characters. These characters can be stars, numbers, letters or other symbols. Pattern problems are very useful for beginners because they improve logic and help us understand how rows and columns work in programming. हम लोग को बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि अगर हम लोग कोई भी पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं तो हर, जैसे एक लाइन है, आप लोग ग्रिड पैटर्न पढ़े हो, टेबल्स पढ़ी है आपने, उसमें रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो हमें पैटर्न प्रॉब्लम्स में बेसिकली अपने रोज़ और कॉलम्स के लॉजिक पे काम करना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, इसको हम लोग काफ़ी आज एक्सप्लोर भी करने वाले हैं। सो वाई शुड यू प्रैक्टिस पैटर्न प्रॉब्लम्स? दे इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर लूप एंड वाइल लूप्स, जो कि हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। 1 घंटे के वीडियो में हमने सिर्फ फॉर लूप एंड वाइल लूप्स डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। दे टीच यू हाउ नेस्टेड लूप्स वर्क, दे इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग, दे हेल्प यू अंडरस्टैंड रोज एंड कॉलम्स, एंड दे आर कॉमन बिगिनर लेवल कोडिंग क्वेश्चंस। देखो, कॉलेज में आप लोग को बिगिनर लेवल कोडिंग क्वेश्चंस इसके बेसिस पे दिखने को ज़रूर मिलेंगे, हैकेथॉन्स में भी मिल सकते हैं, ठीक है। नो, मेन आइडिया बिहाइंड द पैटर्न प्रॉब्लम्स, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना हमारे पैटर्न प्रॉब्लम्स का, वो कुछ ऐसा होता है। देखो, एक हम लोग नेस्टेड फॉर लूप बनाते हैं इसमें, कि जो हमारा आउटर फॉर लूप होता है वो नंबर ऑफ़ रोज डिफाइन करता है, इनर फॉर लूप जो होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स डिफाइन करता है, और उसके बेसिस पे हम लोग प्रिंट करते हैं। चलो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अपने कोड में आते हैं। मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ, पैटर्न प्रॉब्लम्स। अगर आप लोग को ये सारी जो फाइल्स हैं ना, lecture1.py, lecture2, सारे लेक्चर की अगर आप लोग को ये फाइल्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। ना पैटर्न प्रॉब्लम, देखो हमने फॉर लूप बनाया, 2 फॉर लूप बनाया, हमने एक पैटर्न प्रिंट किया। अगर मैं इसे रन करूँगा, नंबर ऑफ़ रोज़, हाँ ठीक है, यहाँ पर हमें पहले नंबर ऑफ़ रोज़ भी तो एंटर करना है। मैं यहाँ पर 6 रोज़ ले लेता हूँ और 6 कॉलम्स ले लेता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हो, इस तरीके से स्टार्स प्रिंट हो गए। ये बेसिक हमारा जो पैटर्न प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा ही होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स डिफाइन करते हैं, एंड उसके बेसिस पे हम लोग एक पैटर्न को प्रिंट करते हैं।
इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड दैट जो हमारा आउटर लूप होता है वो हमेशा ये डिफाइन करता है कि कितने रोज होंगी, और जो इनर लूप होता है वो उस रो में कितने आइटम्स होंगी। समझो इस चीज़ को। देखो अगर क्या यहाँ पर पेंटिंग का ऑप्शन है? नहीं नहीं नहीं। देखो इधर आओ, यहाँ समझते हैं। देखो ये खाली पेज है, यहाँ समझते हैं। अलग अलग रोज़ होती हैं। रोज़ क्या होते हैं? रोज़ हॉरिजॉन्टल होते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये रोज़ है। कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स वर्टिकल होते हैं। तो पैटर्न प्रॉब्लम्स में हर एक रो में मल्टीपल आइटम्स होंगी, मल्टीपल पैटर्न। यहाँ पे एक स्टार हो गया, यहाँ पे एक स्टार हो गया, यहाँ पे एक स्टार हो गया। इस तरीके से एक रो में ढेर सारे स्टार्स होंगे ना। तो जो अलग अलग स्टार हैं वो उस रो के क्या हैं? अलग अलग आइटम्स हैं। और हर एक आइटम का एक इंडिविजुअल कॉलम होगा। तो जो ये आइटम्स होते हैं ना, ये बेसिकली कॉलम्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ? ये हमारा रो हुआ, ये हमारा R1 रो है ये हमारा, और ये हमारा C1 कॉलम है, ठीक है। अब देखो जो आउटर लूप होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि हाउ मेनी लाइंस और रोज द पैटर्न विल हैव। जो इनर लूप होती है वो डिसाइड करती है कि कितने स्टार्स, नंबर और लेटर्स होंगे, कितने आइटम्स होंगे, कितने कॉलम्स होंगे। समझ रहे हो? सारी एक ही चीज़ें हैं। द एंड पैरामीटर, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली वीडियो में, या फिर अगर आप यही वीडियो देख रहे हैं तो इसी वीडियो में देखा होगा कि एंड पैरामीटर से हम लोग क्या करते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा प्रिंट फंक्शन होता है वो हमें नेक्स्ट लाइन पे भेज देता है, पर हम लोग एंड पैरामीटर से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हमें हमारी कर्सर की पोजीशन क्या रहेगी ये चीज़ प्रिंट करने के बाद। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सॉल्व्ड एग्जांपल्स। हेलो हेलो। ओके, सो आवर एग्जांपल 1 इज स्क्वायर स्टार पैटर्न। स्क्वायर स्टार पैटर्न में क्या है? बेसिकली इस तरीके से आप लोग को एक स्क्वायर को प्रिंट करना है कि 4 रोज 4 कॉलम्स। इस तरीके से आपको सिंपल सा एक पैटर्न प्रिंट कर देना है। चलो देखते हैं। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न प्रॉब्लम्स। यहाँ पे मैं 6 को हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर, यहाँ पे मैं रोज़ लिख देता हूँ, और यहाँ 6 को हटा के यहाँ लिख देता हूँ कॉलम्स, ठीक है। चलो आ जाते हैं यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम 001, जो कि हो रहा है हमारा स्क्वायर स्टार पैटर्न, ठीक है। बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर है उसे फॉलो करेंगे। एक फॉर लूप बनाएंगे फॉर आई इन रेंज। रेंज हम कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर, जितने भी। अगर आपको मान लो मैं यहाँ पर एक इनपुट ले लेता हूँ कि n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक इनपुट ले लिया, उस नंबर को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। फिर मैंने दूसरा लूप बनाया फॉर j इन रेंज। समझते जाओ, बस देखते जाओ देखते जाओ, सब समझ आएगा। देखो ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से बना दिया। देखो क्या हुआ, हम लोगों ने एक n इनपुट लिया एक नंबर को, एक फॉर लूप बनाया, आउटर फॉर लूप। आउटर फॉर लूप क्या डिफाइन करता है? रोज़ कितने होते हैं। इनर फॉर लूप क्या डिफाइन करता है? कॉलम्स कितने होते हैं, ठीक है। तो हमने जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम ही लिया है, n। बेसिकली हम लोगों ने n को एज ए इनपुट फ्रॉम यूज़र लिया, और नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स n डिफाइन कर दिया। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर अगर मैं n की जगह 0, n भी लिखूँ तो भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें देख रखी हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूँगा प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा स्टार, और इधर मैं लिख दूँगा कॉमा एंड इज़ इक्वल टू स्पेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रिंट, फाइन। अब मैं इसे रन करूँगा, और मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूँगा 5। तो इस तरीके से एक स्क्वायर पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो क्या हुआ समझने की कोशिश करो। देखो हमने नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों को इक्वल डिफाइन कर रखा है।
नेस्टेड फॉर लूप या किसी भी नेस्टेड लूप में क्या होता है कि पहले इनर लूप की सारी आइट्रेशंस क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। जब तक जे वाला जो फॉर लूप है इसकी जब तक सारी आइट्रेशंस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम लोग आउटर फॉर लूप की अगली आइट्रेशन पर नहीं जाएंगे। इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने लेक्चर में देखा था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अभी तक तो समझ आ गई होगी कि जब तक हम लोग इनर फॉर लूप के पूरी आइट्रेशंस को कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक हम लोग आउटर फॉर लूप के अगली आइट्रेशन में नहीं जाएंगे। तो जब तक मैं जे वाला जो फॉर लूप है इसमें ज़ीरो से लेके एन तक, जब तक मैं सारी चीज़ें ज़ीरो से लेके n-1 तक, क्योंकि n जो होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है, इधर वाली जो वैल्यू होती है इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ज़ीरो से लेके n-1 तक जब तक मैं उतनी बार जे वाला लूप एग्जीक्यूट नहीं कर लूँगा तब तक मैं आई वाले लूप में नहीं आऊँगा। तो सबसे पहले मान लो मैंने इनपुट दिया था 5, तो आई की वैल्यू क्या हुई 0, जे की वैल्यू क्या हुई 0, तो यहाँ पर एक प्रिंट हुआ। फिर जे की वैल्यू क्या हुई 1, दो प्रिंट। फिर जे की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 4, जे की वैल्यू 5। ठीक है, 0 1 2 3 4, 5 नहीं 4 तक होगा क्योंकि 5 तो एक्सक्लूसिव रहेगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 तक प्रिंट हुआ। फिर जैसे ही हमारा जे वाला फॉर लूप ख़त्म हुआ हमने यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया, क्योंकि प्रिंट हमें क्या करता है, अगली लाइन में भेज देता है। तो ये हमें नेक्स्ट लाइन में भेज दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में वही सेम चीज़ एग्जीक्यूट हुई, सेम चीज़ एग्जीक्यूट हुई, सेम चीज़ एग्जीक्यूट हुई। फाइन। अगर अभी भी ये चीज़ नहीं समझ आई है तो मैं एक और बार देखो रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से समझ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से सुन लो इस चीज़ को। देखो हमने सबसे पहले एक नंबर n को इनपुट लिया, n इज़ इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। एक n इंटीजर हमने इनपुट लिया, ये क्या था हमारा, नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, अगर मैं इसे अभी हटा देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पर भी 5 लिखा, किसी यूज़र ने 5 एंटर किया तो मैंने यहाँ पे 5 डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्क्वायर स्टार पैटर्न यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग आउटर फॉर लूप में भी 5 लिख रहे हैं, इनर फॉर लूप में भी 5 लिख रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर में नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। तो 0 to 5, 0 to 5, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, स्टार प्रिंट हुआ, एंड में एक स्पेस दे रखा है तो स्टार के बाद एक स्पेस आया। फिर जे की वैल्यू 1 हुई, दूसरा स्टार स्पेस, जे की वैल्यू 2 हुई, तीसरा स्टार स्पेस, जे की वैल्यू 4 हुई, चौथा स्टार फेस स्पेस, मतलब 3 हुई, 4 हुई। ठीक है, तो ऐसे ही 0 1 2 3 4, जे की वैल्यू जब तक 0 से लेके 4 तक जाएगी तब तक स्टार और स्पेस प्रिंट होते जाएंगे। फिर जैसे ही जे की वैल्यू 4 हुई वहाँ पर ये फॉर लूप की रेंज ख़त्म हो गई, यानी ये फॉर लूप पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद हम लोग आउटर वाले में जाएंगे, तो ये जो हमारा प्रिंट वाला स्टेटमेंट है ये जे वाले लूप में तो है नहीं, ये आई वाले लूप में है, तो फिर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये क्या करेगा, ये हमारा कर्सर इस लाइन से नेक्स्ट लाइन में भेज देगा। फिर वही सेम ही चीज़ चलेगी, वापस जे वाला लूप आएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, नेक्स्ट लाइन, ऐसे 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 हमने 1 2 3 4 5 5 रोज, 5 कॉलम्स, एक हमने स्क्वायर स्टार पैटर्न को प्रिंट कर दिया। समझ आ गया होगा आई होप। ठीक है, ये था हमारा बेसिक प्रॉब्लम, क्योंकि अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम 002। ठीक है, प्रॉब्लम 002 हमारा होने वाला है इंक्रीजिंग ट्रायंगल। स्क्वायर पैटर्न में तो क्या था, रोज कॉलम सब बराबर हैं, सिंपल सा कोड था। ठीक है, आउटर लूप इनर लूप हमने सिंपली दोनों के जो वैल्यूज़ थे वो इक्वल कर दिए। उसके बाद अब आता है हमारा इंक्रीजिंग ट्रायंगल लूप। देखो इसमें क्या हो रहा है, जो पहला रो है उसमें एक ही कॉलम है, दूसरा रो है उसमें 2 कॉलम है, तीसरा रो है उसमें 3 कॉलम है, चौथा रो में 4 कॉलम है, पाँचवें रो में 5 कॉलम है। देख रहे हो ये चीज़, यहाँ पर टोटल एक पहली रो में एक कॉलम, ये 1, रो की वैल्यू 1, कॉलम की वैल्यू 1, रो की वैल्यू 2, कॉलम की वैल्यू 2, रो की वैल्यू 3, कॉलम की वैल्यू 3। तो यहाँ पर हर चीज़ देख रहे हो इक्वल है, रो और कॉलम का जो नंबर है वो इक्वल है। मान लो कि हमने 5 रो प्रिंट करनी है, 1 2 3 4 5, तो हमने लिखा फॉर आई इन रेंज 1 to 6। 1 to 6 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 5 तक प्रिंट करना है तो 6 लिखना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, बेसिकली ये क्या रहेगा 1 2 3 4 5 तक रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 6 लिख रखा है। ठीक है, फिर हमारा इनर लूप,
इनर लूप में हमारी रेंज क्या है, आई। आई क्या था हमारा, आई हमारी रो थी। देखो समझो इस चीज़ को, अगर मैं इसे कॉपी करूँ यहाँ पर और इधर लेके आऊँ और मैं यहाँ लिखूँ इंक्रीजिंग ट्रायंगल प्रॉब्लम, देखो कुछ ऐसे है, यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। हमने एक आउटर फॉर लूप बनाया, आउटर वाला लूप हमें क्या बताता है, रोज। इनर वाला लूप हमें क्या बताता है, कॉलम्स। रोज हमने कितने लिए हैं, n+1 यानी कि 6। रोज हमने 6 लिए, 1 से 6 तक, जब मतलब रोज 6 ने लिए, रोज 5 लिए, 1 से 6 तक हमने लिखा है क्योंकि 6 को एक्सक्लूड कर देंगे तो वो 1 2 3 4 5, तो हमारे रोज इज इक्वल टू 5। कॉलम हमारे कितने होने चाहिए, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर देखो पहली रो में एक कॉलम, दूसरी रो में 2 कॉलम, तीसरी रो में 3 कॉलम। जो भी रो है उतना ही कॉलम होना चाहिए, तो हमारा कॉलम क्या होना चाहिए, रो के बराबर होना चाहिए। रो क्या है, आई, तो यहाँ कॉलम को मैं क्या लिख दूंगा, आई। रो आई क्यों है, क्योंकि फॉर आई इन रेंज 1 to 6 आई की वैल्यू 1 होगी, तो कॉलम की वैल्यू भी 1 होगी। बस फिर वही चीज़ प्रिंट कर देनी है, मैं इसे रन करूँगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल, इंक्रीजिंग ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग ट्रायंगल प्रॉब्लम, फिर से समझो, फॉर आई इन रेंज 1 to 6 हमने 5 रोज डिफाइन करी। फिर हमने फॉर जे इन रेंज आई, आई यानी कि 0 to i, हमने जे की रेंज ली 0 से लेके आई तक। आई क्या है, नंबर ऑफ रोज, जितनी रो होगी उतने ही कॉलम होंगे। पहला रो 1 कॉलम, दूसरा रो 2 कॉलम, तीसरा रो 3 कॉलम, चौथा रो 4 कॉलम, पाँचवा रो 5 कॉलम, तो जितनी रो उतने कॉलम। कॉलम इज इक्वल टू रोज, कॉलम इज इक्वल टू रोज, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल हमने प्रिंट कर दिया, स्टार के बाद एक स्पेस दिया है, इनर लूप ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 प्रिंट हुआ, स्पेस दिया, नेक्स्ट लाइन पे आया, 2 प्रिंट हुआ, स्पेस दिया, नेक्स्ट लाइन पे आया, 3 प्रिंट हुआ, स्पेस दिया, नेक्स्ट लाइन पे आया, 4 प्रिंट हुआ, स्पेस दिया, नेक्स्ट लाइन पे आया, 5 प्रिंट हुआ, स्पेस दिया, ठीक। दिस वॉज आर इंक्रीजिंग ट्रायंगल प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज द डिक्रीजिंग ट्रायंगल प्रॉब्लम। देखो मैं इसको यहाँ पर अगर अगले पेज पे लेके आऊँ, देखो डिक्रीजिंग ट्रायंगल प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली जो रो है उसमें कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 यानी कि n कॉलम्स, क्योंकि हमने n को 5 डिफाइन कर रखा है। तो जो जब रो 1 होगी तो n कॉलम्स होंगे, जब रो 2 होगी n-1, n-2, n-3, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट में यहाँ पर 1 हो जाएगा। सो 1 to n हम लोग जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हमने n को 5 डिफाइन कर दिया, फिर हमने फॉर लूप लिखा फ्रॉम 5 to 0 और हमने -1 का स्टेप दिया है। 5 से लेकर 0 पे जा रहे हैं, -1 का स्टेप दे के हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, 5 4 3 2 1, समझे। अब फॉर जे इन रेंज आई, जे को हम लोगों ने यहाँ पर 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। समझो इस चीज़ को, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है समझना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रॉब्लम 003, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिक्रीजिंग ट्रायंगल प्रॉब्लम, और मैंने इस चीज़ को प्रिंट कर दिया, देखो मतलब पेस्ट कर दिया। n इज इक्वल टू 5 लिया हमने, n को हमने रेंज ऑपोजिट डायरेक्शन में दी कि हमें 5 से लेके 0 तक जाना है, -1 का स्टेप है, 5 4 3 2 1 0। तो सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू सबसे पहले 5 होगी, तो कितनी बार ये लूप चलेगा, 0 1 2 3 4, 5 बार चलेगा।
तो यहाँ पर ये 5 स्टार प्रिंट हो गए। फिर आई की वैल्यू 4 होगी, 4 स्टार प्रिंट होंगे। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, 3 स्टार प्रिंट होंगे। अब मैं इसे रन करूँ तो देख लो, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। सिंपल डिक्रीजिंग ट्रायंगल प्रॉब्लम। जिस तरीके से हमने इंक्रीजिंग ट्रायंगल प्रॉब्लम किया, उसी सेम तरीके से डिक्रीजिंग ट्रायंगल प्रॉब्लम भी है। आई होप ये सिंपल होगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि होने वाला है नंबर ट्रायंगल। देखो, अभी तक हम लोग पैटर्न प्रॉब्लम्स प्रिंट कर रहे थे एस्ट्रिक्स में के स्टार पैटर्न प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टार पैटर्न प्रॉब्लम्स, कि हम लोग स्टार सिंबल का यूज़ करके अलग अलग पैटर्न प्रिंट कर रहे थे। अब हम लोग नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रहा है ना। देख लो, अभी नंबर्स का यूज़ किया, फिर अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग पैटर्न होता है। देख लो, हमने यहाँ पर देखो क्या क्या किया। फ्लॉयड्स ट्रायंगल, बाइनरी पैटर्न 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, राइट अलाइंड स्टार ट्रायंगल, स्टार पिरामिड, डायमंड पैटर्न। ठीक है, हॉलो स्क्वायर, अल्फ़ाबेट ट्रायंगल, सेम अल्फ़ाबेट पैटर्न। ठीक है, ये कुछ आप लोग के लिए चैलेंज प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट विथ आर रिपीटेड नंबर प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आ गया नंबर ट्रायंगल। ठीक है, नंबर ट्रायंगल्स में क्या करना है, देखो पहली रो में 1, दूसरी रो में 1 2, तीसरी रो में 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। देखो, अगर हमने n की वैल्यू 5 डिफाइन कर रखी है, तो पहली रो में हम लोग कहाँ तक प्रिंट कर रहे हैं, 0 से लेके, नहीं सिर्फ 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 0 से तो स्टार्ट कर नहीं रहे हैं, तो 1 से लेके 1 तक ही प्रिंट कर रहे हैं। लास्ट वाली रो में लेके हम लोग 1 से लेके n तक, फिर 1 से n-1, 1 से n-2, 1 से n-3, इस तरीके से है। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसे लूप स्टार्ट किया कि फॉर i इन रेंज 1 to n+1। n+1 क्यों, आप लोग को पता है, 10 बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, फिर इनर लूप की कंडीशन देखो। इनर लूप में हमने लिखा फॉर j इन रेंज 1 to i+1। i+1 इसलिए क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो कहाँ तक जाए, i तक ही जाए। क्योंकि जो पहली रो है उसमें 1 तक, दूसरी रो में 2 तक, तीसरी रो में 3 तक। समझ रहे हो, फर्स्ट रो में 1 तक, सेकंड रो में सेकंड तक, थर्ड रो में थर्ड तक यानी 3 तक, फोर्थ रो में 4 तक, फिफ्थ रो में 5 तक। मतलब एन की रो की जितनी वैल्यू है, अगर रो की वैल्यू 1 है तो हमें 1 तक प्रिंट करना है, रो की वैल्यू 2 है तो हमें 2 तक प्रिंट करना है। तो हमारी जो कंडीशन रहेगी, रो की जितनी वैल्यू है वहीं तक प्रिंट करना है, और क्योंकि वो एक्सक्लूड होता है तो इसलिए हम लोग +1 लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग नंबर ट्रायंगल प्रॉब्लम करते हैं। नंबर ट्रायंगल, देखो यहाँ पर मैं इसे 6 कर देता हूँ। ठीक है, बाद में समझ लेना तुम इसे, i+1 ही रहेगा। ठीक है, अब मैं इसे रन करूँगा तो एक नंबर ट्रायंगल प्रॉब्लम प्रिंट हो गई हमारी। कैसे होगी देखो, हमने आई में एक रेंज डिफाइन किया 1 to 6। 1 to 6 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 तक होगा क्योंकि 6 एक्सक्लूड होगा। जे में हमने डिफाइन किया 1 to i, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 i तक, i तक जाएगा 1 से लेके i तक, क्योंकि i+1 लिखा है। सबसे पहले i की वैल्यू क्या है, 1 है। सबसे पहले i की वैल्यू क्या है, 1 है, तो वो 1 से लेके 1 ही तक जाएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ एक प्रिंट होगा, यानी 1 प्रिंट हुआ। हम प्रिंट ही जे को कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टार वगैरह प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग जे को ही प्रिंट कर रहे हैं। अगर जे की वैल्यू 1 से लेके 1 तक ही है तो जे ही प्रिंट होगा, तो 1 प्रिंट हुआ। फिर आई की वैल्यू 2 आई, तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3, यहाँ पर क्या, ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 से लेके 3 तक, और 3 एक्सक्लूड है, यानी यहाँ पर क्या होगा, ये 2 तक जाएगा, तो हम लोग 1 और 2 को प्रिंट करेंगे। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, जब आई की वैल्यू 3 होगी यहाँ पर i+1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये 1 2 3 हो जाएगी, और यहाँ पर 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर i+1 जब 5 होगा तो ये 4 तक जाएगा, i+1 जब 6 होगा तो ये 5 तक जाएगा, जो कि हमारी लास्ट रो होगी। समझ रहे हो, आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जितने रोज़ हैं वहीं तक प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैं इसे दोबारा रन के दिखा देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जा रहा है। दिस इज़ आवर नंबर ट्रायंगल प्रॉब्लम, वेरी इजी, वेरी सिंपल। आसान लग रहा है क्या, थोड़ा हार्ड वाले प्रॉब्लम्स करें क्या आप। सेम नंबर इन ईच रो। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जे को ही प्रिंट कर रहे थे। ठीक है,
इसमें क्या होगा, वही सेम ही चीज़ हो जाएगी। जितनी बार बस हम लोग को यहाँ पर ये आइट्रेशन दे देगा, वो नंबर प्रिंट करना रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जे की जगह पर आई प्रिंट करेंगे। देख लो पूरा कोड सेम है, जे की जगह पर हमने आई प्रिंट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमने आई तक रेंज ले रखी है और हमने यहाँ पर जे की जगह पर आई प्रिंट कर रखा है। फाइन, क्योंकि 1 2 2 3 3 3 ये सेम नंबर इन ईच रो, ये आप लोग खुद से इसका कोड बनाना। ठीक है, राइट अलाइन ट्राइंगल, देखो अब आ रही हैं थोड़ी मज़ेदार चीज़ें। राइट अलाइंड ट्राइंगल प्रॉब्लम 005 विच इज गोइंग टू बी राइट अलाइंड ट्राइंगल। फाइन, देखो राइट अलाइन ट्राइंगल में क्या हो रहा है कि हम लोग पहली रो में एक प्रिंट कर रहे हैं, दूसरी रो में दो, तीसरी रो में तीन। कुछ समझ आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर जितनी रो हैं उतने ही कॉलम में स्टार की वैल्यू सेम सेम है। रो 1 में 1 स्टार, रो 2 में 2 स्टार, रो 3 में 3 स्टार, रो 4 में 4 स्टार। तो स्टार की वैल्यू तो सेम है, तो लॉजिक तो आसान ही लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ये देख रहे हो, ये जो गैप छोड़ना है, क्योंकि हमें तो इसको राइट से स्टार्ट करना है ना भैया, तो यहाँ गैप भी तो छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप लोग को लॉजिक सोचना है, यहाँ पर देखो काफ़ी सिंपल है। ऐसा कुछ बहुत ही मशीन लर्निंग नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। n इज़ इक्वल टू 5 असाइन कर रखा है। इसको कोड में लेके आता हूँ। देखो n इज़ इक्वल टू 5, n+1 यानी कि 6। ठीक है, n को हटा के मैं यहाँ पर 5 ही लिख देता हूँ। फाइन, देखो हमने i को रेंज दिया 1 से लेकर 6 तक, यानी वो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 तक जाएगी i की वैल्यू। हमने यहाँ पर एक स्पेस लिया है, देख लो ये स्पेस लिया है, देख लो यहाँ पर स्पेस है। स्पेस को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं कितनी बार, यहाँ पर एक ही स्पेस होगा, सॉरी एक ही स्पेस होगा। ठीक है, स्पेस को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं 5 माइनस आई टाइम्स। 5 माइनस आई टाइम्स मतलब समझो, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो हम लोग 4 स्पेस प्रिंट कर रहे हैं। 4 स्पेस समझ रहे हो, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 हैं, तो हम लोग यहाँ पर 4 स्पेस प्रिंट कर रहे हैं। एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो देखो यहाँ पे हमें स्टार्स के बीच में गैप भी तो देना है ना, तो यहाँ पर ये सिंगल स्पेस की जगह पे डबल स्पेस रहेगा। फाइन, करेक्ट था वो। ठीक है, हमें स्टार्स के बीच में गैप भी देना है, अगर हमें गैप नहीं देना होता तो वो सिंगल स्पेस होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डबल स्पेस ले रखा है 5 माइनस आई। अगर मैं इसे रन करूँगा तो ये एक राइट अलाइंड ट्राइंगल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ कि हमने डबल स्पेस ले रखे थे, हमने 5 माइनस आई का 5 माइनस आई क्यों करा, देखो टोटल हमारे स्टार्स कितने थे 5, और हमें स्पेसेस उतने ही छोड़ने हैं कि अगर 5 माइनस 1 करूँगा तो 4 आएगा, 4 इंटू 2 8, 8 स्पेसेस छोड़ने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लॉजिक बनाना सीखना है कि मैं 5 माइनस आई यहाँ पर क्यों लिखा हूँ, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स का गैप छोड़ना है वो डिपेंड करता है कौन सी रो है। अगर वो पहली रो है तो मुझे 4 एलिमेंट जितना गैप छोड़ना है यहाँ पर, उसके बाद प्रिंट करना है। दूसरी रो है तो मुझे कितने 5 माइनस 2 यानी कि 3 एलिमेंट्स का गैप छोड़ना है। तीसरी रो है तो कितने 5 माइनस 3 यानी 2 एलिमेंट्स का गैप। और चौथी रो है तो 5 माइनस 4 1 एलिमेंट का गैप। पांचवी रो है तो 5 माइनस 5 ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी गैप नहीं छोड़ना है, हमें सीधे सारे 5 स्टार प्रिंट कर देना है। समझ गए राइट अलाइन ट्राइंगल कैसे करते हैं। ठीक है, दैट वॉज ऑल अबाउट राइट अलाइन ट्राइंगल। नाउ यहाँ पर एक लॉजिक दे रखा है कि हाउ टू सॉल्व एनी पैटर्न प्रॉब्लम। बेसिकली यहाँ पर 8 स्टेप्स दे रखे हैं कि आप लोग कोई भी पैटर्न प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हो। कोई भी आपको कोई कितना भी कैसे सॉल्व करना है उसे देखो। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करना है कि कितने रोज़ हमें प्रिंट करने हैं। 1 2 3 4 5, 5 रो प्रिंट करनी है। आप लोग देखो हर हर जितने भी हमने कोड बनाए सब में सबसे पहले हमने रोज़ को डिफाइन किया n इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ़ रोज़, ऑब्जर्व वॉट चेंजेस इन एवरी रो। क्या चेंज हो रहा है हर रो में। यहाँ पर 1 से 2 हो जा रहा है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, 5 5 बार है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 एलिमेंट्स का गैप छोड़ के, यानी 5 माइनस आई का एलिमेंट, 5 माइनस आई का गैप, 5 माइनस आई का गैप। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना है कि हर रो में क्या चेंज हो रहा है। चेक वेदर स्टार्स और नंबर इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ये चेक करना है। चेक वेदर द स्पेसेस आर नीडेड बिफोर द पैटर्न।
पैटर्न के बीच में क्या स्पेसेस हैं, यहाँ पर पैटर्न के पहले क्या है, स्पेस है। आपको स्पेसेस काउंट करने हैं कि कितने आपको स्पेसेस देने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक माइंड में एक ब्रेनस्टॉर्म करके उसका लॉजिक बनाना है कि कितने स्पेसेस छोड़ूंगा तो मुझे एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। फाइंड व्हाट द आउटर लूप शुड कंट्रोल, देन फाइंड व्हाट द इनर लूप शुड प्रिंट। देखो यहाँ पर क्या था, आउटर लूप को हमने नंबर ऑफ रोज़ की वैल्यू दे दी, सब में हम लोग आउटर लूप को क्या दे रहे हैं, ज़्यादातर नंबर ऑफ रोज़ की वैल्यू दे रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है आउटर लूप को क्या कंट्रोल करना है। यहाँ पर देखो डिक्रीजिंग ट्रायंगल प्रॉब्लम में आउटर लूप को हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है, क्योंकि जो आउटर लूप की वैल्यू है वो वही हमारे इनर लूप की वैल्यू उसी पर डिपेंड करती है। तो आउटर लूप का जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इनर लूप की वैल्यूज़ हैं वो क्या है, आउटर लूप पे डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हमें लिखना है कि इनर लूप क्या प्रिंट करेगा। आपको उसका प्रॉपर लॉजिक लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। कितने स्पेसेस चाहिए, कितने स्टार्स चाहिए, ठीक है। नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो +1 करना है कि -1 करना है, डिक्रीज़ हो रहे हैं तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, एक पैटर्न को रो बाय रो हम लोग प्रिंट करते हैं किसी भी कोड में, ये चीज़ को हमेशा याद रखना। किसी भी कोड को पहले आप लोग टेस्ट कर सकते हो एन की कोई भी वैल्यू लेके, ठीक है। एन को पहले एक डिफाइन कर दो 3 5, ठीक है। बहुत बड़ी वैल्यू 10 15 20 मत लेना, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी उससे, ठीक है। हमेशा आपको छोटी वैल्यूज़ लेनी है, आप 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। दीज आर दी आइडियल वैल्यूज़ जिनको आप लोग लेके अपने पैटर्न प्रॉब्लम को पहले टेस्ट कर सकते हो क्या वो ढंग से काम कर रहा है। उसके बाद जैसा भी आपके क्वेश्चन में दे रखा है, अगर आपको दे रखा है कि यूज़र से इनपुट लेना है तो इनपुट ले लो, या जो भी नंबर दे रखा है वो नंबर प्रिंट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, जैसे रेक्टेंगुलर पैटर्न, ये आप लोग ऑफकोर्स कर लोगे। इंक्रीजिंग स्टार पैटर्न, हमने डिक्रीजिंग करा तो इंक्रीजिंग, तो उससे भी आसान है। रिवर्स स्टार ट्रायंगल, देख रहे हो यहाँ पर ये कितना आसान है। पहली रो में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। हमने क्या किया था, इसका ऑपोजिट किया था, हमने 1 2 3 4 5 किया था। आप 5 4 3 2 1 कर लोगे। रिपीटेड नंबर प्रॉब्लम, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न कर रखा है। रिवर्स नंबर पैटर्न ये आप लोग कर लोगे, ठीक है। फ्लॉइड्स ट्रायंगल, देखो अलग 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 आप लोग को ऐसे चीज़ें दे रखी होंगी। फ्लॉइड्स ट्रायंगल आपने कभी सुना ही नहीं होगा। फ्लॉइड्स ट्रायंगल होता क्या है, फ्लॉइड्स ट्रायंगल मतलब आप लोग जितने भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे ना, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को पता चलता रहेगा कि प्रॉब्लम्स किस टाइप के आ रहे हैं, और वो प्रॉब्लम्स रिपीट होते हैं, माइंड वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ज़्यादा आदत हो जाएगी उस चीज़ की। प्रॉब्लम 7 जो है वो फ्लॉइड्स ट्रायंगल है। फ्लॉइड्स ट्रायंगल में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6, तेरह पैटर्न समझ आ रहा है आप लोग को, कि यहाँ पर ये वापस अगली रो में वहीं से 1 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, वो कंटिन्यू हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वो एक एक इंक्रीज़ भी हो रहा है और नंबर कंटिन्यू भी होते जा रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लॉइड्स ट्रायंगल। इस तरीके से बाइनरी पैटर्न होता है। बाइनरी पैटर्न में क्या होता है कि यहाँ पर आप लोग को जो नंबर्स हैं वो बाइनरी वैल्यू में लिखने हैं। यहाँ पर ये 1 क्या डिफाइन कर रहा है, ये यहाँ पर 1 को डिफाइन कर रहा है। ये 0 1 क्या होता है, 0 1 होता है 2, 1 0 1 क्या होता है 3 4। इस तरीके से आपको बाइनरी पैटर्न, सॉरी एक सेकंड, हाँ तो यहाँ पर ये बाइनरी पैटर्न बेसिकली इस चीज़ का नहीं है, ये ऑड नंबर्स का बाइनरी पैटर्न है, ओके फाइन। राइट अलाइंड स्टार ट्रायंगल, स्टार पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड, डायमंड पैटर्न, देखो ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। देखो इसमें आप लोग को मेन पता है किस चीज़ में दिक्कत आएगी, जब अगर आप लोग इसे ट्राई करोगे खुद से, मेन दिक्कत आएगी ये स्पेसेस की, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये क्रैक कर लिया तो ये पैटर्न तो मतलब बहुत ही आसान है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। हॉलोस्फियर, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम जो आपको अपने कॉलेज में दिखाई जाएगी। अल्फ़ाबेट ट्रायंगल, सेम अल्फ़ाबेट ट्रायंगल्स, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ये डॉक्यूमेंट जो है ये आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, पैटर्न प्रॉब्लम्स की वर्ड फाइल है ये, ठीक है। इसको ट्राई कर लेना पूरा। ये कुछ चैलेंज प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप लोग गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। क्विक टिप्स आर हियर अ फ्यू दैट डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज ईच पैटर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एग्ज़ाम में ये 10 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, एक काम करता हूँ सबका कोड रट लेता हूँ। ये नहीं करना है आपको। ये करोगे ना जो 11वां क्वेश्चन आएगा वो नहीं हो पाएगा तुमसे, ठीक है। आप लोग को हर एक पैटर्न के पीछे लॉजिक समझना है। लॉजिक बड़ा ही सिंपल है, सबके पीछे कुछ सेम सेम से लॉजिक यूज़ होते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग खुद से करने का ट्राई करोगे आपको 110% उसमें मज़ा भी बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। वो स्नेक वाटर गन वाली गेम बनाई ना हमने, वो कितनी फ़न थी।
उस तरीके से ये सारे जो पैटर्न प्रॉब्लम्स है ये सब सॉल्व करना भी बहुत फन है अगर आप लोग इसे ट्राई करोगे खुद से। अगर आप लोग रट्टा मारने जाओगे तो फिर तो भाई कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फोकस ऑन द रिलेशन बिटवीन द रो नंबर एंड द नंबर ऑफ आइटम्स प्रिंटेड। यूज आई फॉर रो, जे फॉर कॉलम, बेसिक चीज़ें। फॉर अलाइंड पैटर्न थिंक अबाउट स्पेसेस फर्स्ट एंड स्टार सेकेंड, समझे। स्पेसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके पीछे आप लोग को लॉजिक समझना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि स्पेसेस को समझो। ड्राई रन द लूप्स ऑन पेपर, सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्म करना है आप लोग को कि इसका लॉजिक कैसे बनाऊँ मैं। आप लोग पेपर पे उसको पेन पेपर पे लिख के आप लोग उसको समझ सकते हो कि हाँ ऐसे करूँगा, उसके बाद उसको कोड में इम्प्लीमेंट करो। स्टार्ट विद सिंपल ट्राइंगल्स बिफोर सॉल्विंग pyramids एंड डायमंड्स। फाइन। So this was all about pattern problems in Python. Today's summary is that pattern problems are mainly based on loops, nested loops, rows, columns, and spaces. The outer loop usually controls rows, while inner loop controls stars, numbers, letters, or spaces. The best fit way to become good at pattern problems is to observe the output in each row and practice different patterns. Practice different patterns. Fine. So this was all about today's lecture. Thank you for watching today's lecture, and I hope you practice pattern problems a lot and master it, ताकि आपको कोई भी पैटर्न प्रॉब्लम अगर आ जाए तो आप लोग वो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सको. Now in our next lecture we will be continuing with lecture 4 of functions and recursion in our Python mastery series, where we will be learning about functions, parameters, arguments, return values, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, मैथ मॉड्यूल. ओके, हमने रैंडम मॉड्यूल डिटेल में पढ़ा. अगली वीडियो में हम लोग मैथ मॉड्यूल भी पढ़ेंगे, ठीक है. रिकर्जन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बच्चों को बहुत डर लगता है इससे, बट इट्स नथिंग टू फियर अबाउट. ओके, देन we'll learn about factorial, Fibonacci series and sum of digits. Guys, so that was the end of today's lecture. Thank you for watching today's lecture, and हम लोग ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ जल्दी ही आने वाले हैं, and we'll be wrapping up our Python Mastery series very soon, and I'll see you in the next one. The link of the handbook and the playlist of the whole Python Mastery series, you can find the links in the description. Thank you for watching. I'll see you in the next one.